क्योंकि इन्हीं के बजरंग दल के नेताएं, इन्हीं के गौरक्षण वाले यही माल फ्री में बेचते हैं बाद में जाके। इतना बड़ा आरोप लगा गया उन पे। सर जी, आप जब भंडारा में लोहित मतानी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। हमने कुछ दिन पहले ही एमडीपी पार्टी के जुल्फिकार सर का इंटरव्यू आपको दिखाया था, जो कि मध्य नागपुर के कैंडिडेट थे। लेकिन आज हम आपको उत्तर नागपुर के कैंडिडेट से आपको मुलाकात करा रहे हैं। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है कुणाल प्रेमानंद जनबंधु। मैं उत्तर नागपुर निवडणूक सभा से एससी कैटेगरी में उम्मीदवार हुआ हूँ एमडीपी। जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है उत्तर नागपुर में भी काफी सारे कैंडिडेट खड़े हुए। बहुजन समाज पार्टी से मनोज जी, AIMIM पार्टी से कीर्ति और बीजेपी से मिलन माने, और वही 4 बार के विधायक रह चुके नितिन राउत है। तो आप यानी देखा जाए तो एक छोटे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आप कैसे उनको कंपटीशन देंगे? कंपटीशन उनसे कुछ नहीं है, कंपटीशन मुझे मेरे आवाम से, कि मुझे आवाम को अपने को एक जगह करना है। एटलीस्ट ऐसा हो रहा है कि जैसा नितिन राउत जी है या मिलिंद माने जी है, जब मिलिंद माने जी चुन के आते ना, तो मैंने कभी मिलिंद माने जी को अपने एरिया में नहीं देखा। 5 साल में भी नहीं देखा मैंने, और दैन अभी तक की भी नहीं देखा मैंने। अभी भी इलेक्शन चालू हुआ है, कभी प्रचार प्रसार के लिए। आप कौन से एरिया से आते हो? मैं नई बस्ती टेका, आजाद नगर नई बस्ती टेके से एरिया से आता हूँ मैं। पूरी बहुमूल्य मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे 21 घर है, जो हमारा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं है वहाँ पर, ना कोई तरह की कोई तकलीफ है वहाँ पर। और मैंने आज तक की मिलिंद माने जी को कभी हमारे एरिया में नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात, नितिन राउत जी का मसला है, तो नितिन राउत जी 5 साल में सिर्फ 1 महीना दिखते हैं। अच्छा। तो भी लोगों की शादी ब्याह के कामों में दिखते हैं। 5 साल में वो भी 1 बार दिखते हैं, लोगों की शादी ब्याह के कामों में दिखते हैं। सिर्फ किसी के मसले के लिए, अगर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ वक्त पहले जो मैं जिन लोगों के साथ में मैं रहता हूँ, उन लोगों का एक कुछ मसला बन गया था, तो हम सबके सब, मैं भी गया था साथ में, हम नितिन राउत जी घर गए थे। तो पहले वहां के लोगों ने कहा था कि नितिन राउत जी साहब अभी आते नहीं आए, साहब बाहर के लिए आए। फिर कुछ देर बाद थोड़ा सा और हुआ तो साहब बाहर आए, तो वो हमारी खामियां निकालने लगे कि आप ऐसा करते हैं, आप ही तो ऐसा है, आपकी वो कंप्लेंट आती है मेरे पर। तो हम अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास में गए, वो उन्होंने हमको ही हमारी प्रॉब्लम से बोलकर हमें वहां से उल्टे पांव अपने घर आने के मजबूर कर दिया। तो हम क्या एक्सेप्टेशन करेंगे कि हमारे लिए नितिन राउत जी सही है, और क्या एक्सेप्टेशन करेंगे हमारे लिए मिलिंद माने जी सही है? अब रही MIM की बात, MIM की बात का मसला ऐसा है कि कीर्ति डोंगरी जी खड़े हैं, बेशक खड़े हैं, उनको मुसलमानों का बहुत सपोर्ट, अच्छी बात है, पर कीर्ति डोंगरी जी का SC वोटिंग सपोर्ट कहाँ गया? वो वोटिंग सपोर्ट तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है मुस्लिम समुदाय के, क्योंकि MIM पार्टी को लेकर एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि लोगों की क्या मनस्थिति है सोचने की कि मुस्लिम पार्टी का कैंडिडेट है तो उसको अपने को वोट नहीं देना है, अपने को कैंडिडेट अपने वाले को पहले अपने को देखना है, दूसरा को आपने देखना। तो जब ये लोग ऐसा कहते हैं कि अपने वाले को अपने को देखना है, तो अपनी कौम के लोग को क्यों भी दूसरों को सोचते हैं? किसी का ठप्पा तो लगा नहीं है अपने कौम के ऊपर में कि आपको बीजेपी को छोड़ देना है, या आपको क्या बोलते कांग्रेस को छोड़ देना है, या MIM को वोट देना है। आप अपने लिए कब लड़ेंगे, कब खड़े होंगे? सही बात है। तो जैसे कि आप अभी बता रहे कि नितिन राउत साहब किसी का काम जल्दी करते हैं नहीं, पर उनका तो ये दावा है कि इनने इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाए हैं, उन्होंने शादी खाना बनाए हैं, शादी खाने के लिए काम कर रहे, मतलब कब्रिस्तान के लिए जमीन दिए है, वही ST के लिए कई बुद्ध विहार बनाए और अम्बेडकर कल्चरल सेंटर बनाए। तो आपका ये दावा यहाँ पे तो गलत साबित हो गए। तो मैं बात बोलना चाहूंगा कि बुद्ध विहार को बनाना या जो भी इंस्टीट्यूट कल्चर सेंटर बनाना, कि इसी को डेवलपमेंट कहा जाता है? कभी नितिन राउत जी को बोलना बरसात के वक्त में, कभी माझी साइड एरिया में जाके देखना कि उनके हालात कैसे है। उन्होंने, वहां के लोगों ने अपने पैसों से पैसे जमा करके गडर लाइन का इस्तेमाल करे है, गडर लाइन बना है। तो हमें वोट उनको देना चाहिए कि जो इन लोगों ने अपने पास से पैसे का इस्तेमाल करके उनको देना चाहिए? किनको समझना चाहिए बताइए? और दूसरी बात, लोग बोलते हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर, इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाने के लिए बहुत साल लग गए। उनके सामने अम्बेडकर इंस्टीट्यूट खुला है, जबकि अम्बेडकर इंस्टीट्यूट तो मेरे ख्याल से 3 या 4 साल में बनके तैयार हो गया। आई थिंक, मेरी जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं जब चड्डी में था तो तब मैंने देखा था उनको कि इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए जगह दी गई है, और आज अभी बन के तैयार हो गया 2024 में। 20 साल लगे, 22 साल लगे इसको बनाने के लिए। ये इसको बोलते डेवलपमेंट। कचरे से भी धीरे चलना,
कि चलना ही नहीं था करके हमको। जब हमको चुनाव का मकसद आएगा कभी तो हम तब जाके बता देंगे देखो हमने इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाए करके। मान लिया कि अभी 10 सालों में बीजेपी की सरकार थी, उसके 10 साल पहले तो भैया कांग्रेस की सरकार थी ना, परमिशन लेने तो आपको तकलीफ होना नहीं चाहिए था। उसके पहले भी महाराष्ट्र में 10 साल महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ गई? मान लिया वो बोलते हैं ना कि परमिशन लेने के हमको टाइम लगा, ये डॉक्यूमेंट साइन करने में टाइम लगा, 10 साल के पहले आपको तभी 10 साल 5 साल के अंदर में आपको तैयार करके देना चाहिए। आपको जमीन अलॉट हो गई है, नक्शा हो गया है, प्लानिंग हो गई, सब तभी आपको। तो आज शायद कुछ लोग हम जैसे नौजवान भी लोग वहां से पढ़ के निकल के कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छी जगह होते थे। आज तकरीबन मैं तो बोलूंगा कि 20 साल चुनाव कांग्रेस सरकार उत्तर नागपुर में रही है, फिर भी, और 7 बार बीजेपी सरकार रही है उत्तर नागपुर में, फिर भी पूरे नागपुर शहर में सबसे पिछड़ा हुआ उत्तर नागपुर ही क्यों है? आप डेवलपमेंट के मसले से देख लीजिए, एक आधी हेल्थ केयर के मसले से देख लीजिए, या शिक्षा के मसले से देख लीजिए, एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग या डॉक्टर कॉलेज नहीं है अपने उत्तर नागपुर में, एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जो अच्छा कर। आपको पता है नवनीत भाई, मैं आपको बात बताना चाहूंगा, माचरी से मेवा हॉस्पिटल 7 या 8 किलोमीटर का रास्ता है, और मेडिकल 10 किलोमीटर दरमियान। अगर इस बीच में कभी किसी को एकदम से इमरजेंसी आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो इमरजेंसी हम कहां लेके जाएंगे? बंदा खत्म हो गया तो उसको ऑपरेशन लेके जाना पड़ेगा या जलाव घाट लेके जाना पड़ेगा, इससे कुछ चारा है ही नहीं। यहाँ पे तो अम्बेडकर हॉस्पिटल का निर्माण कर गए थे, पर कुछ कारणों से वो उठ के यहाँ से चला गया। उठ के चले गया, लोगों ने वहां धरना दिए, बैठे अनशन के लिए बैठे कि यहाँ से लेके मत जाओ करके। तो नितिन राउत ने कोशिश तो किया। कोशिश करना, आप सर एमएलए है, कोशिश करना आपको काम नहीं, आपको हुक्म देना काम है लोगों के लिए, कोशिश करना काम नहीं है। मुझे एक बात बताइए, कोई भी पर्टिकुलर एक जन सभा के लिए, जन लोग के लिए अगर कोई कल्याण का काम हो रहा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी मंत्री इसके लिए मना करेगा। एज हॉस्पिटल जैसी चीज, फिर वही चीज कैंसर हॉस्पिटल के लिए कैसी परमिशन मिल गई एज ए प्राइवेट? बहुत से प्राइवेट है उत्तर नागपुर, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो बिल्कुल मतलब क्या है अमीरों के लिए, कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, मतलब उनके जीवो भरने के लिए। आप भी बोल सकते हैं कि आपने इसको जाने दिया करके, इसको हल्के में ले लिया करके, थोड़े दिन हम बैठ जाते भैया, कुछ लोग अपने मीडिया देख लेंगे, कवर कर लेंगे, इसके बाद में चले जाते हैं बस लोगों को बताने के लिए। तो जैसे कि आप बता के ये सब दिखावा किया था उन्होंने, ऐसे ही मनोज करके जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, उन्होंने तो ये कह दिया है कि नितिन राउत जो है एक कांग्रेस के डमी कैंडिडेट है। तो मैं तो नहीं बोल सकता अगर डमी कैंडिडेट रहते हैं तो एटलीस्ट पालक मंत्री की पोस्ट उनको नहीं दी जाती थी। जब महाराष्ट्र में उनकी गवर्नमेंट बनी थी तो पालक मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री भी थे, और वो ऊर्जा मंत्री उन्होंने अच्छा काम कर रहे कि बुनकरों के लोगों की सब्सिडी खत्म हो गई। अच्छा, आज उनको जो सब्सिडी दी जाती थी, आज उनको सब्सिडी खत्म हो गई है। आज समझ लो जी, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में 9.42 रुपीज इलेक्ट्रिक बिल की पर यूनिट है, जबकि गोवा में 2.38 पैसे कुछ वो है इलेक्ट्रिक बिल पर यूनिट। ये कहां से आती है? ये इतना बड़ा बिल्कुल बाकी महाराष्ट्र बॉर्डर से लग के गोवा है। वहां पे सबसे बड़ा बात तो यह है कि वहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने क्या कुरैशी भाई बिरादरी के बारे में कुछ सोचा नहीं उन्होंने? इनकी जो उन्होंने गोवंश का हत्या पाबंदी लगाई है, तो एक तरह से एक बिरादरी, पूरी टोटल बिरादरी एक हिसाब से बिल्कुल जॉबलेस हो गई है। इनके बारे में नहीं सोचा, जबकि गोवा में बीजेपी की सरकार है और वहां पे गोवंश हत्या की कोई पाबंदी नहीं है, वहां पे चालू है। उसके बाजू में अपने महाराष्ट्र से लग के हैदराबाद है, हैदराबाद में चालू है, वहां पे भी कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ पे क्यों आस्था, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, यूपी के लिए, एमपी के लिए, बाकी स्टेट के लिए नहीं, जहां से कारोबार चलता है लोगों का, सिर्फ आस्था के नाम पे आप कई कुरैशी बिरादरी के लोग, मैं बोलूंगा कि बेघर से हो गए हैं, कर्जों में आ गए हैं। वो ऐसा इतने वो हो गए लाचार कि वो खुद के समझ लो एक हिसाब से वो हर एक चीज के लिए, किसी के लिए मुखबिर तरीके हो गए हैं कि वो अपने बस मेरा पेट नहीं चल रहा ना उसका पेट ना चले करके इस पोजीशन पे आ गए, इस कारोबार बंद होने की वजह से। अगर आप विधायक बन जाओगे तो इस टॉपिक पे मैं सबसे पहले यही टॉपिक पे बात करूंगा, और सबसे पहला टॉपिक तो मेरे नामों से सालत के लिए रहेगा, उसके बाद में ये टॉपिक रहेगा कि ये इस मसले में आपकी कर, क्योंकि इन्हीं के बजरंग दल के नेता है, इन्हीं के गौरक्षण वाले यही माल फ्री में बेचते हैं बाद में जाके। इतना बड़ा आरोप लगा गया उन पे। सर जी, आप जब भंडारा में रोहित मतानी सर आए थे, एज एसपी बने थे उन्होंने, अब मैं नहीं कर रहा, मैं अखबार पढ़ने वाला बंदा, मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत बाद में ध्यान दे रहा, मैं अखबार पढ़ने वाला बंदा। रोहित मतानी सर जब भंडारे में आए तो उन्होंने कई भंडारों के गौशाला पे रेड मारे उन्होंने, और कई गौशालों को बंद करे उन्होंने। तो ये मतलब कहीं ना कुछ, कहीं तो काम ही होंगे तभी बंद हुए ना, कभी मसले बंद, तभी तो लोग दर बदर घूम रहे होंगे ना। और मुझे एक बात बताइए, आप बोले कि बजरंग दल के आरोप मतलब क्या है? मुझे बताइए कि बजरंग दल वालों को कैसे फंडिंग होती है क्या? तो रात भर घूमते हैं, दिन भर सोते हैं, तो उनके घरों में पास में उनके गाड़ियां है, मोटरा है, सब कुछ है।
हम बंदे अपने काम धंधा करते हैं तो हम दिन भर से 500-700 रुपए का काम करते अपने घर जाते, सोचते कि यार कल कैसा करना और कैसा करना। हमारे पास में इतना खाली टाइम रहेगा तो सोचते कि यार कैसा काम करेंगे, कल बिस्सी भरना है, कल या कुछ देना है। मैं एक नॉर्मल इंसान मिडिल क्लास से आया हूँ, मुझे इस राजनीति के बारे में नहीं, पर जो मैंने आपको देखी थी जमीनी लेवल से लोगों का काम देखा, तो वो बात आपको मैं नवीन भाई आपको बता रहा हूं मैं कि इन लोगों का काम पेट पैसे कैसे भरता है। इसमें किसका विचार आता है कि मतलब एक आप बंद करा तो हमारे लिए काम करा तो बाद में हम देखेंगे करके। इनका कभी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने कभी इनके ऊपर इंक्वायरी कैसे किया, आपके अकाउंट इतने बड़े बड़े कैसे है करके, इतने बड़े बड़े काम कैसे चलते हैं करके। आप रात भर घूम रहे हैं, गाड़ा पकड़ रहे हैं और उसके बाद में बिल्कुल आप शान शौकत से घूमते, क्रिएटर जैसे गाड़े इनके पास में। उनका कहना तो ये है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कर देंगे, धर्म की रक्षा के लिए करना है, धर्म की रक्षा कर रहे नहीं हो, गौ रक्षक नहीं है, गौ भक्षक है वो। एक्चुअल में कभी अगर अच्छी इंक्वायरी में, तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कभी इनके ऊपर एक बार कमेटी गठन करके थोड़ा सा इनकी पूरों की जांच करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कौन अच्छा कौन भरा है करके। अच्छा, ये तो रही बात उनकी, अपन अपनी एरिया की बात करते हैं, उत्तर नागपुर की। उत्तर नागपुर में अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या काम करने वाले? उत्तर नागपुर में मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहले बात जो मैंने बताई, नामों से सलाहत के लिए मैं विधानसभा में बात करूंगा, हाउ एनी कंडीशन करूंगा, हर लेवल पे करूंगा, जहां तक हो सके वहां तक करूंगा। अकेला धरने के वहां बैठना पड़े मुझे तो मैं बैठूंगा। दूसरी बात, उत्तर नागपुर में माझी जैसे इलाके, अपना नई बस्ती जैसे इलाके, चल नल गटर पाइपलाइन ये मसला तो नहीं, कॉर्पोरेट कर लेते हैं, पर जो बड़े बड़े लेवल पे एटलीस्ट सबसे बड़ा मसला है उत्तर नागपुर में बेरोजगारी। कम से कम ऊपर बड़े एरिया में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया वो कहलाता है, कम से कम 2-4 फैक्ट्री या 2-4 औद्योगिक उद्योग जहाँ से कम से कम वहां के तरफ के लोगों को थोड़ा रोजगार काम तो मिले, काफी ये सब दूसरे फालतू धंधों से वो हट के थोड़ा वो एक साइड में लगे तो रहे। वो एक नहीं 20 साल से आप रह रहे हैं, बोलते हैं उत्तर नागपुर में आप विधायक है, रह चुके हैं, सर एक भी आपने औद्योगिक से कोई भी प्लांट शुरू नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो हैरत की ऊपर बड़ी जैसे एरिया में मिला है आपको, जो आज से 15 साल पहले बसा हुआ एरिया है, उसके बाद में माजरी आया, माजरी उड़ गया अच्छा, पर आज भी उनके सड़कें पानी के लिए, अपना गडल लाइन के लिए, लस्तों के लिए खराब, इतनी दशा खराब है कि सर आप कभी बरसात में जाइए, मैं नितिन नौजिया जो भी विधायक आना चाहता है तो एक बार जाके दशा देख लीजिए आप उत्तर नागपुर के माजरी से इलाके, आपको तब समझ में आ जाएगा लोग वहां कैसे रहते, क्या रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अब जाते जाते? मैं सिर्फ मेरी आवाम से, सबसे पहली बात मैं अपने आवाम से यही दरख्वास्त से हाथ जोड़ के सभी आवाम को यही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब मसले छोड़िए, सब मुद्दे छोड़िए, पानी का नल आए ना आए, गटर लाइन पाइपलाइन चालू हो ना हो, सड़कें बने या ना, पर नामों से सालत के लिए नवान जनमन जो अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई आपका अल्लाह के जानिब से मैं नाम मिला है मुझे, मैं आप लोग से नामों से के लिए आप जो पार्टी वो बात करती है और ये लड़ेंगी, लिख कर कोई रिटर्न में देता है तो आप उसको वोट दीजिए, नहीं तो मैं तो डंकी चोट पे हर जगह तो सबसे पहले यही बात करूंगा। और मेरा चुनाव चिन्ह क्रेन है, आप उत्तर नागपुर से मैं आपका प्रत्याशी हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देके ये मुझे विजय बना, ताकि मैं इस मसले पर आगे बढ़ के आपके लिए और नामसर के लिए काम कर सकूं। शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सर ने बात बोलना भूल गए, लेकिन मैं उनके तरफ से कह देता हूँ कि 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, वोट करना ना भूले। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो घर से बाहर निकल के वोट जरूर दें, भले किसी भी पार्टी को भी दें, क्योंकि वोट आपका राइट है, हक है। उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।